वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2014 में आई मूवी द कॉन आर्टिस्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक हाइस्ट मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें सिटी का नाइट व्यू दिखाया जाता है, जहां की एक बिल्डिंग में चोर घुस आता है, जो चोरी करने के लिए बिल्डिंग की लाइट को काट देता है, जिस वजह से सिक्योरिटी गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं, जो ब्लैकआउट होने का रीजन ढूंढने लगते हैं। जल्द ही गार्ड्स को कटा हुआ तार मिल जाता है, जिससे उन्हें अंदाजा हो जाता है कि बिल्डिंग में कोई रॉबर घुस आया है। तो वो लोग जल्दी से वॉल्ट रूम जाते हैं, पर अब तक चोर चोरी करके यहाँ से भाग चुका था। तो वो लोग जल्दी से बिल्डिंग की तलाशी लेने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ चोर गार्ड से छुपता हुआ बिल्डिंग के रूफ तक पहुंच जाता है, जहां से रोप कनेक्ट करके बाहर जाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहां पे हमें जी नाम का बंदा दिखाया जाता है, जो कि प्रोफेशनली एक मास्टर सेफ क्रैकर है, साथ ही वो गजब का कॉन आर्टिस्ट भी है। और तो और कल रात वाली चोरी भी इसी बंदे ने की है। वो बिल्डिंग की सेफ में रखे आर्टिफैक्ट को चुराने गया था, लेकिन जी का पार्टनर, जिसका नाम गोइन है, वो काफी नाखुश है, क्योंकि कल की भागदौड़ में जी चुराए हुए आर्टिफैक्ट को तोड़ लाया है। तो जी कुछ सोचने के बाद अपनी मशीन से फेक आर्टिफैक्ट बनाने लगता है। तो ये देखकर गोइन काफी कंफ्यूज्ड है कि आखिर जी करना क्या चाहता है। तो जी उसे एक मैगजीन दिखाते हुए कहता है कि हम अपने फेक आर्टिफैक्ट को इस आदमी के पास ले जाएंगे, जो कि एक ऑक्शन हाउस में ऑथेंटिसिटर का काम करता है। अगर वो हमारे आर्टिफैक्ट को रियल साबित कर दे, तो ये आर्टिफैक्ट ऑक्शन में तगड़े दामों पे बिक सकता है। नेक्स्ट डे जी और गोइन ऑथेंटिसिटर डॉक्टर मिन के पास पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर मिन इस आर्टिफैक्ट को देखते ही पहचान लेता है कि ये तो फेक है। तो जी बिना डरे हुए बोलता है कि तुम कितने भी ईमानदार क्यों न बन लो, पर मुझे पता है कि तुम पूरी तरह से करप्ट हो, क्योंकि तुमने कुछ समय पहले ऑक्शन में एक फेक आर्टिफैक्ट को सेल किया था, जिसका मेरे पास एविडेंस भी है। तो बेहतर होगा कि तुम इस आर्टिफैक्ट को रियल बोल के सेल करो, वरना तुम तो गए समझो। तो मजबूरी में डॉक्टर मैन जी की डील को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके लिए डॉक्टर मैन कमीशन काटने के बाद जी को $4 लाख देने वाला है। तो ये देखकर गोइन काफी खुश है। इसके बाद हमें डिटेक्टिव गोंग और उसके सबऑर्डिनेट दिखाए जाते हैं, जो बड़ी जोरों शोरों से किसी को ढूंढ रहे थे। लेकिन तभी डिटेक्टिव को एक आदमी का कॉल आता है, जो डिटेक्टिव से कहता है कि मैं जब पुलिस का इन्फॉर्मर बना था, तब मुझसे वादा किया गया था कि मुझे प्रोटेक्ट किया जाएगा, पर अब बैड गाइज मेरा पीछा कर रहे हैं। पर ये आदमी कुछ और बोल पाता, तब तक बैड गाइज उसकी कार को घेर लेते हैं, जो कार के ग्लास को तोड़ के इस आदमी को कैप्चर कर लेते हैं। इसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ बैड गाइज ने इस आदमी को उल्टा टांगा हुआ था। ये आदमी एक क्राइम बॉस के लिए अकाउंटेंट का काम किया करता था, मगर न जाने कैसे इस आदमी का जमीर जाग गया, जिसके बाद वो पुलिस का इन्फॉर्मर बन गया था। मगर इस ढक्कन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्राइम बॉस के आधे से ज्यादा गुंडे पुलिस वाले होते हैं, जिन्होंने अकाउंटेंट के बारे में अपने बॉस को इन्फॉर्म कर दिया था। तो क्राइम बॉस, जिसका नाम चो है, उसने इस अकाउंटेंट को उठवा लिया है। इसके बाद चो इस गद्दार को सीमेंट में चिनवा देता है। वहीं दूसरी तरफ आर्टिफैक्ट बेचने के बाद जो पैसा आया था, उसमें से अब तक जी और गोइन ने काफी पैसे उड़ा दिए हैं। तो पैसों की कमी पड़ने के बाद ये लोग फेक नोट्स बनाने लगते हैं, जिसमें वो नोट बनाने में कामयाबी हो जाते हैं। मगर नोट्स में एक कमी रह गई थी, और वो ये थी कि अगर इस नोट पे अल्कोहल गिर गई तो नोट्स की इंक मिट जाएगी, जिससे उनका फेक होने का पता चल जाएगा। तो इतनी बार नाकामयाब होने के बाद जी इस फेक नोट वाले प्लान को अबैंडन कर देता है। इसके बाद हमें आर्ट गैलरी का सीन दिखाया जाता है, जिसकी ओनर उन्हा नाम की लड़की है। तो उसका असिस्टेंट उससे कहता है कि आज की एग्जीबिशन में एक पोटेंशियल इन्वेस्टर आया हुआ है, जो कि हमारी गैलरी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, पर बदले में इन्वेस्टर गैलरी में अपनी एक पेंटिंग लगवाना चाहता है। तो कुछ सोचकर उन्हा इन्वेस्टर से मिलने का डिसाइड करती है, और कोइंसिडेंटली ये इन्वेस्टर जी है, जो 100% इस आर्ट गैलरी ओनर को ठगने आया है। और फिर जी उन्हा को अपनी ड्रीम लवर का फोटो दिखाता है, जो कि सेम टू सेम उन्हा थी। तो ये पेंटिंग देखकर उन्हा शर्मा जाती है, और फिर वो ओनर से कहती है कि अगर तुम इस पेंटिंग को गैलरी में लगवाना चाहते हो, तो तुम्हें मेरा प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ाना होगा, जिसके लिए ओनर मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ गोइन जी से पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, तुम गैलरी के इन्वेस्टर कब से बन गए। तो जी कहता है कि फालतू में अपना दिमाग लड़ाना बंद करो, तुम बस एक टॉप क्लास हैकर का इंतजाम करो। इसके बाद हमें जोंग नाम का हैकर दिखाया जाता है, जो बड़ी आसानी से एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी के सिस्टम को हैक कर लेता है। साथ ही वो उन सभी मॉल्स के सिस्टम को खराब कर देता है, जो उस सिक्योरिटी कंपनी के सिस्टम को यूज कर रहे थे। जोंग इस कंपनी का नाम खराब करके उसकी स्टॉक प्राइस गिरवाना चाहता है, ताकि वो सस्ते दामों पर शेयर को खरीद के लीगल शेयर होल्डर बन सके। पर तभी यहाँ पे गोइन आ जाता है, जो जोंग से कहता है कि तुम फिर से कुछ इलीगल कर रहे हो।
इसके बाद वो जोंग को लेके एक बार में जाता है जहां उसकी मुलाकात जी से होती है, जो जोंग का इंटरव्यू लेके उसे काम पे रख लेता है। जिसके बाद इन लोगों को एक हाइडआउट की जरूरत थी, तो गोइन अपने दोस्त टर्बो को कॉल करके जगह दिखाने के लिए कहता है। तो अगले दिन टर्बो इन्हें एक सीक्रेट और हिडन जगह ले जाता है, पर वो इस जगह को रेंट पे देने के लिए काफी ऊंचे दाम मांग रहा था। तो जी एग्रीमेंट पढ़ के उससे बोलता है कि ये जगह तो गवर्नमेंट की है, तुम तो हमें उल्लू बना रहे हो। तो टर्बो इन्हें लो रेट पे ही जगह दे देता है। इसके बाद जी अपना रॉबरी टारगेट सर्च करने लगता है। तो काफी रिसर्च के बाद वो ज्वेलरी स्ट्रीट को अपना टारगेट बनाता है, क्योंकि आजकल चाइनीज इन्वेस्टर ज्वेलरी में काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो गोइन ज्वेलरी स्टोर में जाके ज्वेलरीज को चेक करने लगता है। वहीं जोंग स्ट्रीट के सभी कैमरेज को हैक करने का जुगाड़ बिठा रहा था। तो दिन भर की रिसर्च के बाद ये लोग अपने बेस लौट आते हैं, जहाँ पे इन्होंने अपना सेटअप भी पूरा कर लिया था। तो जोंग बताता है कि स्ट्रीट और शॉप्स की साइबर सिक्योरिटी की जिम्मा कॉप्स सिक्योरिटी कंपनी के पास है, तो मैं बड़ी आसानी से इस कंपनी के रिकॉर्ड्स को मिटा सकता हूँ। वहीं गोइन बताता है कि मैं ज्वेलरी शॉप में गया था, मगर उन्होंने मुझे बस लो क्लास ज्वेलरी दिखाई थी। अगर हमें डायमंड्स तक पहुँचना है तो हमें वीआईपी एरिया में जाना होगा, जिसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। तो जी स्माइल करके कहता है कि फिकर नॉट, उसका इंतजाम मैं कर लूंगा। इसके बाद जी उन्हा से मिलने चला जाता है, जहां वो उन्हा को अपनी बातों में फंसा के ज्वेलरी स्टोर ले जाता है, जहां पे स्टोर मैनेजर उन्हा के नेकलेस को पहचान लेता है, जो कि काफी रेयर डायमंड से बना हुआ है। तो मैनेजर इन्हें कोई बड़ा आदमी समझ के वीआईपी एरिया में ले जाता है, जहां जाने के बाद जी वीआईपी लॉन्च को अच्छे से देखने लगता है, ताकि वो इस जगह को याद रख सके। वहीं दूसरी तरफ हमें क्राइम बॉस जो दिखाया जाता है, जो कि काफी गुस्से में था, क्योंकि उसे इलेक्शन में नॉमिनेशन नहीं मिला है। तो वो पॉलिटिशियन को लूटने का प्लान बना रहा है, जिसके लिए उसे बेस्ट सेफ क्रैकर और कोन आर्टिस्ट की जरूरत है। तो चो के गुंडे शहर के सभी सेफ क्रैकर्स को अरेस्ट करने लगते हैं, ताकि वो उनसे अपना काम करवा सकें। मगर जिस सेफ को बॉस चो क्रैक करवाना चाहता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे ये सेफ क्रैकर्स क्रैक नहीं कर पाते। तो बॉस चो इन सभी को ठिकाने लगवा देता है। वहीं दूसरी तरफ जी अपने प्लान को परफेक्ट कर रहा था। तो जब उसका प्लान पूरी तरह से परफेक्ट हो जाता है, तब वो गोइन को ज्वेलरी शॉप के बाहर भेज देता है, जो दारू के नशे में तमाशा करने लगता है, जिससे स्टोर में अलार्म बज जाता है। तो पुलिस वाले जल्दी से यहाँ पे सिचुएशन चेक करने पहुंच जाते हैं, मगर उन्हें यहाँ पे कुछ भी खास नजर नहीं आता। और इसी समय जोंग स्ट्रीट और स्टोर के कैमरेज को हैक कर लेता है। तो जी स्टोर में लगाए हुए अपने बॉक्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसमें से तगड़ा धुआं निकलने लगता है। तो पुलिस वाले अलर्ट होके बैकअप बुलाने लगते हैं, पर जोंग ने पुलिस के रेडियो सिस्टम को भी बंद कर दिया है, तो कोई भी बैकअप नहीं आता। इसके बाद जी और गोइन बैकडोर से ज्वेलरी रूम में पहुंच जाते हैं, और फिर जी बिना देरी किए वीआईपी रूम जाके सेफ को क्रैक करने लगता है, जिसके लिए उसे ड्रिल करना पड़ता है। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, और वो ये थी कि शॉप साउंड प्रूफ नहीं थी। तो पुलिस वाले ड्रिलिंग की आवाज सुन के अंदर जाने लगते हैं, पर जोंग जी को अलर्ट कर देता है। तो वो गोइन से कहता है कि कुछ भी करो, पुलिस को मुझसे दूर रखो। तो गोइन बाहर जाके एक कार का शीशा फोड़ देता है, जिससे पुलिस वाले डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। साथ ही जी को सेफ खोलने के लिए टाइम मिल जाता है, जिसमें लगभग 3 मिलियन के हीरे स्टोर थे। तो जी बड़ी आसानी से हीरे चुरा के यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट डे डायमंड रॉबरी की न्यूज हर अखबार में छप जाती है, जिसे बॉस चो पढ़ लेता है। तो वो इन रॉबर्स का काम देख के काफी इम्प्रेस्ड है। तो वो अपने आदमियों से कहता है कि मुझे ऐसे ही रॉबर्ट्स की तलाश है, सिर्फ यही लोग मेरा काम कर सकते हैं, तो जल्दी से इन लोगों को ढूंढो। मगर गुंडे रॉबर्ट्स को ढूंढने के बजाय डायमंड ब्रोकर्स को ढूंढ के उन्हें अरेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चुराए गए डायमंड्स को कुछ स्पेसिफिक ब्रोकर्स ही खरीद सकते हैं। नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर डिटेक्टिव गोंग को कुछ डॉक्यूमेंट दिखाते हुए बताता है कि कल ज्वेलरी स्टोर में चोरी हुई और आज टॉप डायमंड ब्रोकर्स को उठा लिया गया है। और खास बात यह है कि जिस ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई है वो अंडरवर्ल्ड बॉस चो की थी। तो ये सुनकर डिटेक्टिव एक्टिव हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जी डायमंड्स को बेचने के लिए एक ब्रोकर के पास जाता है, पर इस बार उन्होंने डील के लिए टर्बो को भेजा है, मगर वो इस बात से अनजान है कि ये डायमंड ब्रोकर क्राइम बॉस चो के लिए काम करता है। यानी अब टीम की बैंड बजने वाली है, क्योंकि बैड गाइज टर्बो को फॉलो करते हुए टीम के हाइडआउट तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो जी, गोइन और जोंग के भी फोटो ले लेते हैं। यहाँ तक कि वो जी के लवर उन्हा को भी नहीं छोड़ते। नेक्स्ट डे बैड गाइज अपने बॉस चो को जी की प्रोफाइल दिखाने लगते हैं। तो चो ये देखकर काफी हैरान है कि जी का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है,
पर जब वो उन्हा की फोटो देखता है तो चो उसे पहचान लेता है, जिसके बाद बैड गाय बॉस को बताता है कि ये रॉबर्ट्स 3 मैन टीम है, जिसमें जोंग टीम का टेक्निकल सपोर्ट है और गोइन टीम का इंजीनियर है। साथ ही वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने में माहिर है। एंड लास्ट है जी, जो कि टीम का लीडर है और वो कमाल का सेफ क्रैकर है। इसके बाद चो अपने आदमियों को लेके टीम के हाइडआउट तक पहुंच जाता है, जहां पे वो बड़ी आसानी से गोइन और जोंग को कैप्चर कर लेते हैं। और यही हाल जी का भी होता है। तो जब चो जी से कहता है कि आज से तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, पर जी किसी के लिए काम करना नहीं चाहता, तो बॉस इन सभी को पिंजरे में बंद करवा देता है। साथ ही इन्हें खाने तक को भी नहीं दिया जाता। तो जी बॉस के लिए काम करने के लिए राजी हो जाता है, जिस पर बॉस कहता है कि इस बार तुम्हें बहुत बड़ा हाथ मारना है, जो कि 150 मिलियन की हाइस्ट होने वाली है। तो इतना बड़ा अमाउंट सुन के जी काफी सरप्राइज्ड है, क्योंकि जहां तक उसे पता है कि देश में 150 मिलियन डॉलर एक साथ कहीं भी रखे नहीं जाते। तो बॉस क्लियर करता है कि तुम्हें पॉलिटिशियन का पैसा चुराना होगा, जिसके इनाम में टीम को चोरी का 5% कमीशन मिलेगा। तो जी डील को एक्सेप्ट कर लेता है। तो बॉस इन्हें जाने देता है, पर गोइन काफी नाखुश है, क्योंकि वो चो के आसपास भी भटकना नहीं चाहता। नेक्स्ट डे चो टीम को इंचेन कस्टम के लेआउट से रूबरू करवाने लगता है कि इंचेन कोरिया में इंटर करने के लिए फर्स्ट पोर्ट है, जहां से सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। तो वहां की सिक्योरिटी सुपर टाइट है, और खास बात यह है कि कस्टम का डायरेक्टर करप्ट है, जो रूलिंग पार्टी के लिए काम करता है, जो पार्टी का सारा इलीगल फंड इंचेन कस्टम के सिक्योरिटी वेयर हाउस में छुपा के रखता है। यानी कस्टम के एक कंटेनर में पॉलिटिशियंस का $150 मिलियन कैश छुपा हुआ है, जो हमें चुराना है। और फिर बॉस का गार्ड सभी को बताता है कि कस्टम पे 50 गार्ड्स मौजूद हैं, जो कंटेनर से 10 मिनट की दूरी पे पोस्टेड हैं। यानी हमें 10 मिनट के अंदर अंदर चोरी करनी होगी। तो गोइन क्लियर करता है कि इतना सारा कैश का वेट लगभग 3 टन होगा, जिसे 10 मिनट में चुराया नहीं जा सकता। तो जी इंक्लूड करता है कि सपोज करो कि हम सेंसर, गार्ड्स और सर्विलांस को बेवकूफ बना के चोरी कर भी लें, तब भी हम पोर्ट के चेकआउट पॉइंट को पार नहीं कर पाएंगे। तो बॉस स्माइल करते हुए कहता है कि ये काम मैं करवा सकता हूँ। इसके बाद बॉस टीम को बताता है कि चाइना में मेरी पेपर कंपनी है, जहाँ से मैं पेपर कूपन को इंपोर्ट करता हूँ। तो हम लोग इन कूपन से कैश को अदला बदली करने वाले हैं, जिससे सिक्योरिटी को शक नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसे पेपर काफी समय से इंपोर्ट कर रहा हूँ। इसके बाद चो जोंग को अलग ले जाके उसे कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम अपनी टीम को धोखा देने वाले हो, जैसा तुम अपने पुराने सभी साथियों को देने वाले थे। तो ये सुनकर जोंग काफी डर जाता है। तो चो जोंग को काफी सारे पैसे देकर उसे बोलता है कि ये पैसे तुम्हारे हुए, बस तुम्हें मेरे लिए जी और गोइन पे नजर रखनी होगी। वहीं दूसरी तरफ जी रूफ पे बैठ के ड्रिंक्स कर रहा था, तो उसे अपने लेट मास्टर की याद आ जाती है, जिनका नाम मिस्टर ओ था, जो कि एक गजब के कोन आर्टिस्ट थे, पर किसी वजह से वो गुजर गए। नेक्स्ट डे जी उन्हा को कॉल करके माफी मांगने लगता है कि वो बिजी होने की वजह से उन्हा से बात नहीं कर पाया। तो उन्हा उसे माफ कर देती है। तो नेक्स्ट डे ये दोनों मिलके वॉक पे निकल जाते हैं, जहां उन्हा बताती है कि वो अपनी आर्ट गैलरी को एक्सपेंड करना चाहती है, जिसके लिए उसने अबू धाबी के एक म्यूजियम में कॉन्टेक्ट भी किया है। पर तभी यहाँ पे डिटेक्टिव गोंग अपनी टीम के साथ आ जाता है, जो जी को क्वेश्चनिंग के लिए अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। तो इंटेरोगेशन रूम में डिटेक्टिव पूछता है कि डायमंड रॉबरी से तुम्हारा क्या कनेक्शन है, जिस पर जी कुछ भी जवाब नहीं देता। तो डिटेक्टिव बोलता है कि इनोसेंट मत बनो, हमें तुम्हारे खिलाफ कुछ क्लूज मिले हैं, जिनसे ये साबित होता है कि तुम्हारा इस चोरी से कोई कनेक्शन है। जिस पर जी सिर्फ इतना ही कहता है, तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है, तो मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो। जिसके बाद न चाहते हुए भी पुलिस को जी को आजाद करना पड़ता है। अगले दिन डिटेक्टिव अपनी टीम के साथ जी के फ्लैट रेड मारने चला जाता है, पर जब तक वो फ्लैट में इंटर कर पाता तब तक जी चो के आदमियों के साथ यहाँ से निकल चुका था। लेकिन छानबीन के दौरान पुलिस को एक सीक्रेट रूम मिलता है, जिसमें बहुत सारे फोटोज लगे हुए थे। साथ ही यहाँ पे जी के पूरे प्लान्स की डिटेल भी मौजूद है। तो जल्द ही डिटेक्टिव समझ जाता है कि मई 14 को जी इंचेन कस्टम पे चोरी करने वाला है। मेरे हिसाब से तो ये सभी क्लूज जी ने इंटेंशनली छोड़े हैं, ताकि वो पुलिस को अलर्ट कर सके। इसके बाद टीम अपने प्लान को परफेक्ट करने लगती है, और फिर टीम पोर्ट जाके डिस्ट्रैक्शन बॉम्ब लगाने लगती है। साथ ही वो हैकिंग टूल्स को भी लगा देते हैं, ताकि जोंग पोर्ट के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके अपने कंट्रोल में ले सके।
रात को जब जी सेफ को क्रैक करने की प्रैक्टिस कर रहा था तब वो गोइन को बताता है कि मैं चो को डबल क्रॉस करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि काम होते ही वो हमें मरवा देगा। तो सारा पैसा लूटने के लिए मैंने फेक पेपर कंपनी तैयार कर ली है, जिसका एड्रेस मैं कस्टम डॉक्यूमेंट्स में लिखने वाला हूँ, ताकि सारा इंपोर्ट हमारी कंपनी पहुँच सके, ना कि चो की कंपनी को। वैसे ये प्लान जोंग ने भी सुन लिया था, क्योंकि उसने गोइन पे बग लगा रखे थे। तो वो चो के पास जाके उसे सारा मैटर बता देता है। तो ये सुनकर चो काफी गुस्सा है, पर फिलहाल के लिए वो जी से कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि सेफ क्रैक करने के लिए उसे अभी भी जी की जरूरत है। पर तभी चो का गार्ड उसे न्यू इन्फो प्रोवाइड करता है, जिसे पढ़ के चो की सनक जाती है, क्योंकि जी शुरुआत से ही क्राइम बॉस चो को फ्रेम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ उन्हा जी को इग्नोर कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि जी कोई क्रिमिनल है जो उसका फायदा उठाना चाहता है। तो मजबूर होके जी उन्हा को बता देता है कि मैं तुम्हारे पिता को जानता था, वो मेरे मास्टर थे, उन्होंने मुझे अपनी सभी ट्रिक्स और आर्ट सिखाई भी, पर एक दिन उन्हें किसी ने मार दिया, जिसका अब मैं बदला लेना चाहता हूँ। पर ये सब सुनने के बाद भी उन्हा को जी पे भरोसा नहीं होता, जिसके बाद वो अपने घर लौटने लगती है। पर तभी चो के गुंडे उन्हा को उठा लेते हैं। इसके बाद हमें इंचेन पोर्ट दिखाया जाता है, जहां बॉस और टीम मिशन के लिए पहुंच जाती है। तो बॉस चो के इशारे पे जोंग अपने सेट बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिससे यहाँ पे तगड़ा धमाका होता है, और फिर जोंग पोर्ट के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके खराब कर देता है, जिससे सभी सेंसर और सीसीटीवी कैमरे 45 मिनट के लिए बंद हो जाते हैं। वही ब्लास्ट की चेकिंग के लिए काफी सारे सिक्योरिटी ट्रक्स अंदर जाने लगते हैं, जिनमें से एक ट्रक चो के लोग चला रहे थे, जो सभी की नजरों से बचते हुए उस रूम तक पहुंच जाते हैं जहां पे पैसों वाला कंटेनर रखा हुआ था। तो ये लोग कंटेनर को खोल के काम पे लग जाते हैं, जहां सेफ को क्रैक करने का काम जी का था, जो समय रहते सेफ को क्रैक कर देता है, जिसके अंदर 150 मिलियन कैश स्टोर था। तो सेफ खोलने पे सभी लोग काफी खुश हैं, पर अभी आधा काम बाकी था, क्योंकि पैसों को बाहर ले जाना इतना आसान नहीं होगा। पर फिर भी टीम पैसों को ट्रक में भर के बाहर निकालने लगते हैं। इसी समय पुलिस वाले भी अपनी फोर्स लेके पोर्ट पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जी और चो मिलके पोर्ट पे कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ टीम ट्रक से पैसे अनलोड करके उन्हें बोट के थ्रू अपने पेपर वाले कंटेनर तक पहुंचा देते हैं। पर तभी यहाँ पे पुलिस का ट्रक आ जाता है, तो उन्हें डाइवर्ट करने के लिए जी पीछे रुक जाता है। मगर जी के कुछ और ही प्लान है। वो अपनी ड्रेस चेंज करके कस्टम ऑफिस पहुंच जाता है, जहाँ पे वो चो के इम्पोर्ट वाले कंटेनर का एड्रेस चेंज करना चाहता है, ताकि ये कंटेनर चो के बजाय उसकी कंपनी भिजवा दिया जाए। मगर जी के प्लान के बारे में चो को पहले से पता है, तो वो कस्टम ऑफिस आके जी पे गन तान देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी असलियत पता है, तुम मिस्टर ओ के चेले हो ना, और तुम मुझसे मिस्टर ओ की मौत का बदला लेना चाहते हो। तो जी भी पूछता है कि तुमने मिस्टर ओ को क्यों मारा। तो चो कहता है कि मैंने मिस्टर ओ से एक रॉबरी करने के लिए कहा था, मगर बुड्ढे ने मेरी बात नहीं मानी, तो मैंने उसे मरवा दिया। और फिर चो जी को उन्हा का नेकलेस दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारी जीएफ मेरे कब्जे में है, अगर उसकी जान की सलामती चाहते हो तो सीधा पुलिस के सामने से अपनी कार ले जाओ, ताकि तुम पुलिस को पोर्ट से दूर ले जा सको। तो जैसे ही जी अपनी कार लेके पुलिस के सामने से गुजरता है, तब डिटेक्टिव उसे पहचान लेता है और फुल फोर्स के साथ जी को चेस करने लगता है। और चो ऐसा ही तो चाहता था। इसके बाद जल्द ही पुलिस जी की कार को घेर लेती है। तो जी कार में रखे ब्रीफकेस को लेके कार से बाहर निकल आता है। तो डिटेक्टिव जी से ब्रीफकेस को नीचे रख के बातचीत करने की डिमांड करता है, मगर जी को पता है कि चो ने इस ब्रीफकेस में बॉम्ब लगाए हुए हैं, तो अगर बॉम्ब यहाँ पे फटा तो सभी पुलिस वाले मारे जाएंगे। तो कुछ सोचकर जी समुद्र में छलांग लगा देता है, पर ऐसा कर पाने से पहले ही एक पुलिस वाला जी को गोली मार देता है। वहीं दूसरी तरफ धोखेबाज जोंग गोइन को मार देता है, ताकि उसे लूट के हिस्से में से ज्यादा शेयर मिल सके। अगले दिन पोर्ट से इंपोर्ट वाला कंटेनर चो के वेयर हाउस पहुंच जाता है। तो ये देखकर बॉस काफी खुश है कि अब वो अमीर बनने वाला है। पर जब वो चेक करता है तो उसे पैसों के बजाय फेक पेपर मिलते हैं। तो ये देखकर चो समझ जाता है कि ये काम जरूर जी का है। तभी चो को जी का कॉल आता है, जो चो से कहता है कि मेरा गिफ्ट कैसा लगा, वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट तैयार किया है। तो चो सुनता है कि वेयर हाउस की तरफ पुलिस वाले बड़ी तेजी से आ रहे हैं। जी ने चो के क्राइम एविडेंस पुलिस स्टेशन पहुंचा दिए हैं। तो ठोस सबूत होने के कारण डिटेक्टिव को चो के खिलाफ अरेस्ट वारंट मिल गया है, जिस वजह से वो चो के वेयर हाउस पहुंच जाता है, जहां पे पुलिस और गुंडों के बीच में तगड़ी फाइट होती है। तो जब गुंडों का ध्यान पुलिस वालों पे था, तभी जोंग उन्हा के पास जाके उसे आदत करा देता है और कहता है कि चलो मेरे साथ, मुझे जी ने भेजा है, यानी ये बंदा गद्दार के बजाय वफादार निकला।
वेल, ये बंदा शुरुआत से ही जी के लिए ही काम कर रहा था। साथ ही गोइन अभी भी जिंदा है। इसके बाद पुलिस सभी गुंडों को अरेस्ट कर लेती है, पर मौके का फायदा उठाकर चो यहाँ से भाग जाता है, जो जी को कॉल करके उसे पूछता है कि तुमने ये सब कैसे किया। तो जी क्लियर करता है कि पोर्ट पे जो टीम मुझे फॉलो कर रही थी वो मेरी ही थी। मुझ पे गोली भी मेरे आदमी टर्बो ने चलाई थी, जो कि फेक थी। और रही बात फेक नोट तुम तक पहुंचाने की, वेल, मैंने कुछ समय पहले फेक नोट छापने के लिए स्पेशल इंक बनाई थी, जिसका यूज करके हमने रियल नोट पे रीप्रिंटिंग करी थी, जिससे ऐसा वहम पैदा हो सके कि ये नोट रियल नोट्स के बजाय फेक कूपन हैं। और फिर एज यूजुअल अथॉरिटीज ने तुम्हारा शिपमेंट तुम तक पहुंचा दिया, तो तुम ये देखकर भड़क गए कि ये नोट तो फेक हैं, मगर असल में वो नोट असली हैं। बस उन पे मेरी स्पेशल इंक से प्रिंट किया गया है। अगर नोट पे अल्कोहल से स्प्रे किया जाए तो रिप्रिंटिंग इंक नोट पे से मिट जाएगी। तो ये सुनकर चो काफी नाखुश है। वहीं जोंग और गोइन पुलिस वाले बनके कंटेनर को वेयर हाउस से निकाल ले जाते हैं, जिसकी किसी को भी भनक नहीं लगती। इसके बाद जी चो की कार को ठोक देता है, जिससे चो बैडली इंजर्ड हो जाता है। तो जी चो पे गन तान देता है और उसे फोर्स करके उन्हा का नेकलेस ले लेता है, और फिर वो चो को छोड़ के यहाँ से चला जाता है। इसके बाद पुलिस यहाँ पे आके चो को अरेस्ट कर लेती है। वहीं जी की टीम नोट्स को नीचे डाल के उन पे अल्कोहल स्प्रे करने लगती है, ताकि उन पे से फेक कूपन वाली प्रिंटिंग इंक हट सके। इसके बाद जल्द ही ये नोट रियल नोट में बदल जाते हैं। अगले दिन उन्हा के घर पे एक पार्सल आता है, जिसमें $1 मिलियन हैं और साथ ही एक फोटो भी। तो ये देखकर उन्हा समझ जाती है कि ये बैग जी ने भिजवाया है। इसके बाद हमें अबू धाबी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उन्हा अपना गैलरी बिजनेस एक्सपेंड करने पहुंच गई है। तो जब उन्हा म्यूजियम को चेक कर रही थी, तब उसे अपना नेकलेस नजर आता है, जिसके नीचे लिखा हुआ था कि ये आइटम स्पेशली साउथ कोरिया से आया है। साथ ही यहाँ पे उन्हा की प्यारी सी पेंटिंग भी है, जिसे देखकर उन्हा काफी खुश है। तभी यहाँ पे जी भी आ जाता है, जिसे उन्हा ने अब तक माफ कर दिया था। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।